तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी गुंजन से पाठ 6 पंच तत्वों की कहानी पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पंच तत्व अर्थात 5 तत्व। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन्हें ही पंच महाभूत भी कहा जाता है। इन्हीं 5 तत्वों से समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। यही 5 तत्व से हमारे इस शरीर का निर्माण भी हुआ है। सभी एक दूसरे के पूरक हैं। यह पाठ संवाद शैली में लिखित है। संवाद शैली अर्थात यहाँ 5 पात्र पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश 5 पात्र बनाए हैं जो नाटक पर मंचन कर रहे हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे रोका जा सकता है? मानव के संहार को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं? ये सभी चीज़ें इस पाठ में बताई गई है। पाठ को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए सभी विद्यार्थी अपनी गुंजन पुस्तक के पाठ 6 पंच तत्व की कहानी पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। पाठ परिचय में बताया गया है, आयुर्वेद में पंच महाभूतों का, पंच तत्वों का बहुत महत्व है। आयुर्वेद जो चिकित्सा शास्त्र का प्रमुख और प्रसिद्ध ग्रंथ है, इस ग्रंथ में आयुर्वेद की यानी हमारी पुरानी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया गया है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। तो इस शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए या रोगों के निवारण के लिए भी इन्हीं सब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से उत्पन्न चीज़ों से किस तरीके से औषधियों का निर्माण होता है, वो आयुर्वेद में विस्तार से बताया गया है। सृष्टि और मनुष्य का निर्माण भी 5 तत्वों से ही हुआ है। इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। ये 5 तत्व इंद्रियों के गुणों के साथ भी जुड़े हैं। जैसे पृथ्वी के 5 गुण, पृथ्वी तत्वों को इंद्रियों के 5 गुण सुनना, छूना, देखना, चखना और सूंघना द्वारा जाना जा सकता है। जैसा कि आप सबने पढ़ा है, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिसको आप सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। देखना, सुनना, चखना, जानना, ये सब चीज़ें, स्पर्श, छूना। जल की कोई गंध नहीं होती, यानी जल क्या है? रंगहीन। जल का ना कोई रंग, रूप, आकार कुछ भी नहीं है। ये जल का एक गुण है कि रंगहीन। इसे सुना, देखा व चखा जा सकता है। सुना यानी जैसे कल की आवाज़ें आती है। छुआ, हम इसको स्पर्श कर सकते हैं। और चखा यानी हम पानी को पीकर ये बता सकते हैं कि ये खारा है या ये मीठा है। अग्नि को सुना, देखा और महसूस किया जा सकता है। यदि हम हाथ डालें अग्नि में तो क्या होगा? वह हाथ हमारा जलेगा और हमें महसूस होगा, तो महसूस किया जा सकता है। वायु को भी सुन सकते हैं और महसूस, जब हवा चलती है तो हम उसे महसूस भी कर सकते हैं। आकाश केवल ध्वनि का माध्यम है, यानी आकाश का एक गुण है शब्द। तो आकाश केवल ध्वनि का माध्यम है, यानी आकाश को हम छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल हम ध्वनि सुन सकते हैं कि उसकी ध्वनि है, आवाज़ है उसमें। इस नाटक में पंच तत्व 5 पात्रों के माध्यम से ये 5 तत्व अपनी कहानी को बताते हैं और अपने प्रयोग के लिए मानव जाति को सचेत करते हैं कि किस तरीके से आप लोग हमारा प्रयोग करें। फिर इसमें पात्र दे रखे हैं क्योंकि ये नाटक का मंचन किया गया है
इस पाठ को नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये पात्र है, मंच के बीचों बीच एक बड़ी सी कुर्सी पर समय विराजमान है। समय अर्थात काल, जो सभी का निर्धारण करेगा। विराजमान है यानी बैठा हुआ है, आसीन है। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस कब आता है? पर्यावरण दिवस, यस, पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस उत्सव का आयोजन किया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को भी आमंत्रित किया है। इस पर साज सज्जा की गई है। साज सज्जा अर्थात तैयारियां की गई है। एक एक करके पांचों मंच पर प्रवेश करते हैं। पांचों व्यक्ति मंच पर आते हैं। पांचों पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। पृथ्वी कह रही है, अरे वाह दादा, कितना सुंदर आयोजन है, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। स्वच्छ यानी साफ, सुव्यवस्थित बहुत अच्छा ढंग से किया हुआ, तौर तरीके से व्यवस्थित किया हुआ। सु यानी अच्छा, ये उपसर्ग है। इतने दिनों बाद ऐसी स्वच्छता और सुंदरता देखकर हृदय खिल उठा। जल कह रहा है, इतनी स्वच्छता और सुंदरता देखकर मेरा हृदय खिल उठा। हृदय खिल उठना यानी प्रसन्न होना। समय कह रहा है, ये मुहावरा है, हृदय खिल उठना। यह आयोजन तुम सबके लिए ही तो किया है। मनुष्य जो मेरी श्रेष्ठतम कृति है, श्रेष्ठतम यानी जो सबसे अच्छी, कृति, कृति यानी रचना, जिसमें तुम सबका अंश है। समय कह रहा है, जिसमें तुम सबका अंश है। जिसमें, किसमें? मनुष्य में तुम सबका अंश है। अंश यानी हिस्सा, यानी आप सभी के थोड़े थोड़े हिस्से से मनुष्य का निर्माण हुआ है। जिसके लिए मैंने तुम सबका निर्माण किया, वह तुम्हारा महत्व समझे, यही मैं चाहता हूँ। यानी कि मनुष्य का निर्माण तुमसे हुआ है, लेकिन वो तुम्हारा महत्व नहीं समझ रहा है। लेकिन अब समय कह रहा है कि मैं चाहता हूँ वो तुम्हारा महत्व समझे, तो इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। आकाश कह रहा है, यह सब देखकर हमें अपने प्रारंभ के दिन याद आ गए। प्रारंभ यानी शुरुआत के दिन याद आ गए। हाँ ना पृथ्वी? पृथ्वी से प्रश्न कर रहा है। हाँ, देखिए ना, कितनी दुर्बल और तेजहीन हो गई हूँ। मैं कितनी दुर्बल अर्थात कमजोर हो गई हूँ। तेजहीन यानी मेरी चमक खो गई है। मैं अपने उद्भव काल में यानी उत्पन्न हुए काल में, जब सूर्य से अलग हुई थी, जब मैं उत्पन्न हुई तब मैं सूर्य से अलग हुई। तब मैं एक जलते हुए वाष्पपुंज के रूप में थी। जलता हुआ वाष्पपुंज, वाष्पपुंज यानी भाप का समूह, और उसी के समान तेजवान थी। और उसी के समान यानी जैसे सूरज में तेज है, वैसे ही वह भी तेज से युक्त थी। अब जल कह रहा है, हाँ हाँ पृथ्वी, तुम्हारे ताप से ही मेरा जन्म हुआ। यानी जब तुम्हारा ताप जैसा था, उसी से मेरा जन्म हुआ। सूर्य से अलग होकर तुम्हारे ठंडे होने की प्रक्रिया में भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई। देखिए, जल कह रहा है, तुम्हारे ताप से यानी पृथ्वी के ताप से, पृथ्वी की गर्मी से ही इसका जन्म हुआ। सूर्य से अलग होकर, यानी जब सूर्य था तो सूर्य से अलग हो गए। तुम्हारे ठंडे होने की प्रक्रिया में, यानी पृथ्वी के ठंडे होने की जो समय, जो क्रिया हुई, उसके भाप, उससे बनी भाप बादलों के रूप में, यानी जब वाष्प धीरे धीरे भाप, जो ताप था, ताप ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद भाप बन गया, भाप बनकर बादलों के रूप में चला गया और वायुमंडल में आच्छादित यानी ढक गई। ये बादल मेरे रूप में बरसते तो थे, लेकिन तुम तो इतनी हटी थी, इतनी जिद्दी थी कि मुझे ठहरने ही नहीं देती थी। मैं बेचारा तुम्हारी गर्मी से भाप बनकर फिर वायुमंडल में पहुंच जाता था। जल कह रहा है, जब तुम्हारी इतनी गर्मी थी कि मैं उससे भाप बनकर वायुमंडल में पहुंच जाता। हाँ जल, तुम्हारे अथक प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। तुम्हारे जो प्रयास है, मैं उसकी सराहना यानी प्रशंसा करता हूँ। और यह भी जानता हूँ कि वायुमंडल में भी तुम्हारा मन नहीं लगता था। तुम कुछ दिनों में फिर घनघोर वर्षा के रूप में
पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये सब हमने पढ़ा है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कि पहले पानी भाप बनकर उड़ता है, बादलों के रूप में बनता है और बादल से फिर बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है। वायुमंडल में तुम्हारा मन नहीं लगता था। तुम कुछ दिनों में फिर घनघोर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते थे। करोड़ों वर्षों तक, यानी ये कोई साल 2 साल की बात नहीं थी, करोड़ों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही। क्यों पृथ्वी? मैं सही कह रहा हूं ना? ये कौन कह रहा है? आकाश। पृथ्वी कह रही है मुस्कुराते हुए, जी हाँ, लेकिन मैं क्या करती? सूर्य से अलग होकर मेरे ताप में बस इतनी सी कमी आई थी कि मेरी ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी सी जम गई। यानी ताप जब कम हुआ तो उसमें क्या हुआ? पपड़ी जम गई। मेरा भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे मेरी ऊपरी सतह में भी सिकुड़न आने लगी। जैसे जैसे उसका पृथ्वी के वो सिकुड़ी पपड़ी जम गई, वैसे ही उसका भीतरी भाग भी ठंडा हो गया और सिकुड़ता गया। इन्हीं सिकुड़नों में पहाड़ों और घाटियों का रूप ले लिया, और जब ये सिकुड़ती गई तो इन्होंने ही पहाड़ और घाटियों का रूप ले लिया। लेकिन तब मेरा धरातल तप रहा था। धरातल यानी जो तल था, जो उसकी जमीन थी, वो तप रहा था, क्योंकि मेरी अग्नि के गर्भ में ज्वालामुखी के रूप में विद्यमान थी। क्योंकि अग्नि मेरे गर्भ में, यानी उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी के रूप में विद्यमान थी। ज्वालामुखी आप जानते हो ना, पृथ्वी पर कई ऐसे घटनाएं होती है जो हमें कई लाभ भी देती है और हानि। ज्वालामुखी यानी धरती का अचानक फटना और उसमें से लावा निकलना। लावे में कई चीज़ें, रत्न, आग, हर तरह की चीज़ें निकलती हैं। ज्वालामुखी फूटते रहते थे और निरंतर भूकंप आते रहते थे। जब ज्वालामुखी फूटते तो धरती में कंपन होता और भूकंप भी आते थे, और लावे के रूप में अग्नि बाहर निकलती थी। अग्नि, आग। हाँ पृथ्वी, तुम्हें जल का आभार मानना चाहिए, जिसने तुम्हें शीतल करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी। घनघोर वर्षा के रूप में जल ने तुम्हें इतना ठंडा कर दिया कि वह तुम्हारे धरातल पर ठहरने लगा और समुद्रों के रूप में एकत्र हो गया। यानी पृथ्वी इतनी गर्म थी कि उसे ठंडा करने के लिए जल आया, और जल ने उसकी सतह पर पैर जमा दिए, यानी जल वहाँ समुद्र के रूप में इकट्ठा हो गया, और जीवों की उत्पत्ति भी तभी संभव हुई। यह बात सही है कि मैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार बना, कि मैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की, जो जीव उत्पन्न हुए, उसका आधार बना। लेकिन यह कार्य अग्नि और वायु की मदद के बिना संभव नहीं था। सभी अग्नि और वायु की तरफ देखते हैं, दोनों पकवान खाने में व्यस्त हैं, अग्नि और वायु। हैरानी से वह कैसे आगे आकर हुआ यह कि अनवरत यानी निरंतर, लगातार मूसलाधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी पर छाए बादल छंटे, तब सूर्य की किरणों के रूप में मैं पृथ्वी पर पहुंची। अग्नि कह रही है, जब बारिश आई, बारिश के बाद पृथ्वी पर बादल जो थे वो छट गए, तब सूर्य की किरणें के रूप में मैं पृथ्वी पर पहुंची। कौन पहुंची? अग्नि। और जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई, और यहीं से फिर जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया, यानी जीव उत्पन्न होना शुरू हुई। लेकिन जब तक पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं थी, लेकिन तब तक क्या था कि पृथ्वी पर कोई भी वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे नहीं थे, केवल ज्वालामुखी थे। इसलिए जीव की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में हुई। जीव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? समुद्र में हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर कोई भी, जब ये अग्नि पृथ्वी पर आई, तब तक यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं थी, तो यहाँ से जीव की उत्पत्ति हुई। जीव यानी जो जिसमें भी प्राण है वो जीव, तो जीव की उत्पत्ति हुई। आपको ये पाठ यहाँ तक
अच्छी प्रकार से पढ़ना है, समझना है। अगली कक्षा में या अगले वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 आपको समझाऊंगी।